Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द प्रिल्यूड बुक 1 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे अगर देखा जाए द प्रिल्यूड जो है वो बुक 1 ही नहीं, 2, 3, 4, 5, 14 तक ये बुक है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो बुक 1 का जो इम्पॉर्टेंस है वो ज़्यादा हमेशा दिया गया है। सो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये जो है पोएम लिखा गया है, ये जो है बुक लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, सो द प्रिल्यूड इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अब ऑटोबायोग्राफिकल पोएम क्या होता है? आत्मकथा। सबसे पहले बायोग्राफी मतलब होता है जो चीज़ हमारी किसी और ने लिखी हो, बायोग्राफी किसी और द्वारा रचित की गई हो। बट ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है अपने खुद के बारे में, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और ये कविता ब्लैंक वर्ड्स में है, ठीक है। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है जिसमें कोई राइम नहीं होता। जैसे कि पोएम हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना, तो उसके लास्ट के वर्ड्स जो है वो राइमिंग वर्ड्स वाले होते हैं। तो राइमिंग लेकिन इसमें नहीं है, ये जो है वो पेंटामीटर में है। इट वॉज नॉट पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वॉज टाइटल द प्रिल्यूड। अब देखो, जब वो जीवित थे वर्ड्सवर्थ ने इसे अपने जीवन काल में प्रकाशित किया ही नहीं, इसको पब्लिश जो है वो किया ही नहीं। उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी हैं जो, उन्होंने इसको जो है द प्रिल्यूड नाम दिया, ठीक है। तो उनकी वाइफ ने उनको दिया था। द पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल्स बुक्स। तो पोएम पता ही है, बहुत सारे बुक्स में ये जो है पोएम डिवाइड है। एंड बुक 1 इज़ टाइटल्ड, जिसमें इंट्रोडक्शन है, जिसमें उनका चाइल्डहुड के बारे में और स्कूल टाइम के बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है। यानी कि उनकी लाइफ पूरी एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें है। बुक 1 में हम लोग जो है उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनके स्कूल टाइम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए समरी के ऊपर चलते हैं, समरी की तरफ चलते हैं। क्योंकि बुक है, लाइन बाय लाइन समझाना तो पॉसिबल नहीं है, बट समरी के थ्रू हम लोग सब कुछ जान सकते हैं कि इस पोएम में कहना क्या चाहता है। The poem opens with Wordsworth expressing joy and a sense of inner peace as he sets out to write about his life. He feels a blessed mood and is excited to reflect on how nature has influenced him since childhood. The poet describes how he loved nature even as a boy and how it gave him pure happiness and a sense of पावर। अब इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि कविता जब शुरू होती है, पोएम जब शुरू होता है, तो वर्ड्सवर्थ जो है ना शुरुआत में बहुत आनंद और अंदर की शांति, बोलते हैं ना आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के बारे में लिखने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि अपने बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में लिखना बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि जब आप कलम पकड़ते हैं और अपने जीवन की जीवनी लिखने वाले होते हैं कि आपका जीवन कैसा था, उस टाइम कैसा था, तो ये सब चीज़ें जो है ना, उसके लिए आपको शांत मन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी चीज़ आप अपने बारे में ना बहुत बढ़ा चढ़ा के पॉजिटिव बोल सकते हैं, कुछ भी चीज़ ना नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वे अपने जीवन के बारे में लिखने जा रहे थे। वे इस कार्य को एक धार्मिक और आत्मिक कर्तव्य की तरह वो करना चाहते थे, ठीक है। तो वो चीज़ों को बहुत अपना मतलब बोलते हैं ना प्योर हैप्पीनेस के साथ, सेंस ऑफ पावर, जिसमें अंदर से स्पिरिचुअलिटी भी हो, अंदर से वो आंतरिक हैप्पीनेस भी हो, उस तरीके से जो है वो करना चाहते थे। ही रिकॉल्स हाउ ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, अब वो याद करते हैं और बताते हैं कि कैसे बचपन से ही उन्हें प्रकृति में बहुत ज़्यादा प्रेम था। He would often escape into the woods and fields. Activities like ice skating, boating, climbing hills are remembered not just as playful moments. Sorry, यहाँ पे कैमरे में नहीं आ रहा। Playful moments, but as deep connections with nature. These experiences were not only entertaining, they shaped his feeling, fears and sense of awe. अब यहाँ बोला गया है कि वो बताते हैं कि बचपन में उन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा विशेष प्रेम था। जब वो छोटे थे तो उनको स्टार्टिंग से नेचर से बहुत ज़्यादा लव था। स्कूल के समय में वो हमेशा पहाड़ियों पे चढ़ते थे, जंगलों और नदियों की ओर चले जाया करते थे। तो उसी को प्रेम, अभी देखो अगर आप पहाड़ियों पे चढ़ते हो, वहाँ से नेचर्स को देखते हो, मतलब जंगलों में जाते हो, मतलब आपको वो लीव्स से, वो पत्तों से, वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है।
ठीक है। वे बर्फ़ पर फिसलने वाले नाव, स्केटिंग करते थे, फिर नाव चलाने जाते थे, पहाड़ चढ़ते थे, क्लाइंबिंग करते थे। इन सब जैसे अनुभवों को वो खेल में खेलते थे। ये सब मतलब उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। केवल खेल ही नहीं था बल्कि वो प्रकृति के मतलब अंदर से जुड़ाव था, है ना। एक होता है खेल, जो आप एक खेला और चलेगा, एक था कि उनके साथ जुड़ाव के साथ उसके साथ खेलना, तो वो उनके सेंस ऑफ ईव में था बहुत ज़्यादा, मतलब उसके साथ जुड़े रहना। Wordsworth also confesses that at time he stole birds' nest or rowed boats secretly, but nature would respond by making him feel guilty. कभी कभी भी अपनी गलतियाँ भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनका मानना है जैसे वो हमेशा चुपचाप होकर के नाव खींच ले करके चले जाते थे, पक्षियों के घोंसले चुरा करके ले जाते थे, लेकिन तब प्रकृति उन्हें भय, अपराध रोध और रहस्यमयी ध्वनियों के माध्यम से चेतावनी देती थी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम उनको डर तो लगता था कि वो गलत कर रहे हैं, किसी पक्षी का घोंसला तोड़ना और नाव चुराना चुपके से, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। तो कभी कभी उनको गिल्ट फील होता था। ही हर्ड मिस्टीरियस साउंड्स, जैसे कि अब उनको बच्चे थे वो, तो उनको ऐसा लगता था कि मुझको प्रकृति डरा रही है, नेचर डरा रही है। तो उनको कभी कभी ऐसे डरावनी साउंड्स सुनाई देती थी, अपने पीछे शैडोज़ दिखाई देते थे कि मैंने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, जो उसको विच मेड हिम फील डैट नेचर वॉज वॉचिंग हिम। तो मुझे ऐसा लगता था कि नेचर मुझे देख रहा है। दीज मोमेंट हेल्प्ड हिम लर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड टॉट हिम ह्यूमिलिटी एंड फियर ऑफ द अननोन। इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे ये सिखाया कि मतलब यहाँ पे बोला ना कोई मुझे देख रहा है, तो दीज मोमेंट्स, यही चीज़ों ने मुझे जो है वो हेल्प किया सही चीज़ों को सीखने में, गलत से सही की और यही लेकर के आए। और मुझे ना ह्यूमैनिटी सिखाया गया, विनम्रता सिखाया गया। इन अनुभवों से मैं नैतिकता मेरे अंदर जागी, विनम्रता मेरे अंदर जागी, और अज्ञात में किया हुआ चीज़ मुझे भय होने लगा कि कोई मुझे वॉच कर रहा है, तो मुझे ये सब सीखने को मिला। After he grows older, his connection with nature deepens. It becomes his moral guide, his emotional refuge, and the foundation of his poetic imagination. Towards the end of the book, Wordsworth says he feels ready to begin the journey of writing about his entire life and how his mind has developed. This is the prelude to his poetic mission. अब यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि जैसे जैसे एज ही ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़े होते गए, तो जो नेचर है उनके लिए एक क्या बन गया, एक शिक्षक बन गया, यानी कि एक टीचर बन गया, एक मार्गदर्शक बन गया, गाइडर बन गया, है ना, और रचनात्मक प्रेरणा बन गई, यानी किसी भी चीज़ को रचना करने की एक इंस्पिरेशन होती है ना, वो बन गई। अंत में वे घोषणा करते हैं कि अब वे अपने पूरे जीवन में मानसिक तरीके से आत्मिक विकास की कहानी लिखने के लिए वो तैयार हैं। कहीं ना कहीं अब उनको नेचर के बारे में इतनी नॉलेज हो चुकी है कि वो ये सब चीज़ें अब करने के लिए, लिखने के लिए, नेचर्स के बारे में लिखने के लिए अंदर से प्रिपेयर हैं। वो कर लेंगे उनके मानसिक तरीके से भी और आत्मिक तरीके से भी। और यही प्रिल्यूड यानी उनके जो है कवि क्रम की जो है वो प्रस्तावना बनी कि उनको यहीं से जो है कहीं ना कहीं कवि बनने का जो है वो मन प्रेरित हुआ। अब अगर हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखें तो सबसे पहले ये आध्यात्मिक आत्मकथा थी, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी थी, जिसमें द प्रिल्यूड इज़ नॉट जस्ट अ लाइफ स्टोरी, ये सिर्फ लाइफ स्टोरी ही नहीं बट स्पिरिचुअल जर्नी भी है एक तरीके का, कि कैसे एक नटखट बदमाश जो बॉय था जो घोंसले तोड़ दिया करता था, वो कैसे नेचर के प्रति अट्रैक्ट होकर के अब जो है वो मीनिंग जानता है, आइडेंटिटी जानता है उसकी। नेचर एज अ मोरल गाइड, कैसे नेचर जो है एक तरीके का मार्गदर्शक बना, जैसे कि प्रकृति केवल सुंदर ही नहीं बल्कि जीवन के अच्छे बुरे का भी क्या कराती है, बोध कराती है। रोमांटिक आइडल्स, अब यहाँ बोला गया है कि रोमांटिक आदर्श कविता में जो है प्रकृति की पूजा की गई है, बचपन की मासूमियत को दिखाई गई है, आंतरिक भावनाओं को दिखाया गया है, इनोसेंस दिखाया गया है। अब इमेजिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो कल्पना और सृजन, वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि कल्पना एक ईश्वरीय शक्ति है। कल्पना जो है अंदर से एक भगवान की शक्ति है जो आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है, जिसे प्रकृति बचपन से ही आकार दे देती है। ठीक है, आगे यही सब था हमारे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। और हमारा कंक्लूजन अगर हम इस बुक का देखें, सारांश अगर हम इस बुक का देखें, सो द बुक 1 में है ऑफ द प्रिल्यूड,
सेट्स द टोन फॉर वर्ड्सवर्थ इंटायर पोएटिक जर्नी। एक तरीके का इंटायर पोएटिक जर्नी का जो टोन है वो सेट करता है कि कैसे वो पोएटिक जर्नी में आए। इट शोज़ हाउ डीपली ही वैल्यूज चाइल्डहुड एंड नेचर एज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेज इन शेपिंग द ह्यूमन सोल। Through beautiful language and deep reflection, Wordsworth being a lifelong exploration of how the mind grows in harmony with the natural world. This book is not just a memory of past joys, but a meditation on how those joys form the foundation of a poet's identity. ये जो द वर्ड्सवर्थ का जो बुक है द प्रिल्यूड, ये जो है ना दिखाता है कि बचपन और प्रकृति ही मनुष्य की जो है एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, एक सोल है जो उनको प्रभावित करती है। ये कविता केवल मतलब स्मृतियों का लेखा जोखा ही नहीं बल्कि एक ध्यानपूर्वक यात्रा है जो बताती है कि कवि का मन कैसे धीरे धीरे आकार ले लेता है। आपको नेचर्स में इंटरेस्ट आने लगता है, ये सब चीज़ों में आपको उसके बारे में लिखने का मन करता है, तो कैसे एक अंदर ही अंदर में एक पोएट आपके अंदर जाग जाता है। वर्ड्सवर्थ की ये आत्मकथात्मक जो शुरुआत ने केवल रोचक ही नहीं बल्कि बहुत प्रेरणादायक शुरुआत की है बुक की। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ बुक था जो काफ़ी अच्छा था उनका। अब अगर हम लोग मेन थीम्स की बात करें, क्योंकि हमारे को मेन थीम्स भी कई बार जो है वो पूछे जाते हैं। सो पहला है सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ, यानी कि आत्म खोज, मानसिक विकास कैसे होता है। द पोएम इज अ स्पिरिचुअल एंड पोएटिक ऑटोबायोग्राफी। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर्स हाउ हिज माइंड डेवलप्ड ओवर टाइम स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। वो बोलते हैं यह कविता एक आत्मा की यात्रा है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ यह दर्शाते हैं कि उनका मन बचपन से लेकर के युवावस्था तक जब वो बड़े हो गए तब तक कैसे विकसित हो जाता है, उनका ग्रोथ कैसे होता है। द रोल ऑफ नेचर, नेचर का रोल क्या रहा। नेचर प्लेज अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, रीडिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। प्रकृति की क्या भूमिका है, तो जो प्रकृति है वो एक दिव्य मार्गदर्शक है, यानी कि प्रकृति से उनको जब लगाव हुआ, उनको भय हुआ कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, इसको हार्म पहुंचाना गलत है, तो अंदर ना अंदर उनको जो है वो एक ह्यूमैनिटी जागी, तो वो एक तरीके से उनके अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो कितना बड़ा भूमिका उसका रहा, जो उन्हें नैतिक शिक्षा, आनंद, प्रेरणा सब जो है वो प्रोवाइड करता है। अब है अगला मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि अंदर ही अंदर जो भी यादें थी और रिफ्लेक्शन मतलब आत्मचिंतन जो भी था। द पोएम इज़ डीपली रिफ्लेक्टिव, वर्ड्सवर्थ लुक बैक एट पास्ट। तो वर्ड्सवर्थ के बीते हुए अनुभवों से लेकर के फिर से जीते हैं वो पुरानी चीज़ों को, जिससे पता चलता है कि अतीत कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है वर्तमान के ऊपर। पुरानी चीज़ें, मेमोरीज जो भी हमारी होती है वो काफ़ी मायने रखती है। यानी कि एक जब कवि बड़े हो गए होंगे तभी उन्होंने लिखना शुरू किया होगा पोएम, लेकिन उनके लिए उनकी जो मेमोरी, उनकी जो पास्ट मेमोरी थी वो कितनी वैल्यू रखती थी, क्योंकि वो नेचर्स को लेकर के बचपन से ही बहुत ज़्यादा जुड़े थे। द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बचपन का आनंद, क्योंकि बुक 1 में बचपन के बारे में ही कहा गया है। अगर थीम ऑफ द बुक 1 आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा बचपन की ही बातें बताएंगे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने इसमें अपने बचपन की चीज़ें बताई हैं, वो नेचर एंड चाइल्डहुड, है ना। तो द जॉय ऑफ चाइल्डहुड यानी कि बचपन का आनंद। उनका बचपन प्रकृति की गोद में खेलते हुए बीता। बर्फ़ पर फिसलते थे वो, दौड़ते थे वो, दौड़ना, खेलना, ये सब जंगलों में जाना, इन्हें जीवन भर आनंद और सृजनता ऊर्जा जो है वो देते हैं। काफ़ी ज़्यादा विविड ब्यूटी जो है वो उनको मिलती है। सो इसी के साथ हमारा ये जो पोएम था बुक 1 जो था द प्रिल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ वो कंप्लीट होता है। आई होप ज़्यादा टफ नहीं था, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें और थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें, और अगर नहीं अच्छी लगी है तो भी कुछ कमेंट ज़रूर करें कि क्यों अच्छी नहीं लगी है, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।